एलिमेंट का मतलब क्या है? एस ब्लॉक एलिमेंट में हम लोग उन एलिमेंट्स को पढ़ते हैं जिनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सबशेल में भरा जाता है, ठीक है। एस सबशेल में लास्ट इलेक्ट्रॉन भरा जाता है, उसको हम लोग एस ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। और आपको पता होना चाहिए कि अगर आप कोई एस सबशेल है तो उसमें सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन ही भर सकते हो। तो इसके हिसाब से देखें तो यहाँ पर सिर्फ 2 ही ग्रुप हैं, ठीक है। तो पहले जो 2 ग्रुप होते हैं, ग्रुप नंबर 1 एंड ग्रुप नंबर 2, ये हमारे दोनों ग्रुप कौन से कहलाते हैं? ये कहलाते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स। क्या कहलाते हैं? एस ब्लॉक एलिमेंट्स। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो एस ब्लॉक एलिमेंट इसी को बोलते हैं, ग्रुप नंबर 1 एंड ग्रुप नंबर 2 को ही बोलते हैं। समझ में आया सबको? सो ग्रुप नंबर 1 एंड ग्रुप नंबर 2 को एस ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं। और क्योंकि इनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सबशेल में भरा जाता है, इसीलिए यहाँ पर आपको क्या दिखेंगे, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं? एस ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट से। ग्रुप नंबर 1 में कौन है? ग्रुप नंबर 1 में आपको एलिमेंट देखो, हाइड्रोजन हमने पढ़ लिया, तो वी आर नॉट कंसिडरिंग हाइड्रोजन वाला चैप्टर धूम सीरीज में कर चुके हैं। सो उसमें और कौन कौन आता है? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रांसियम। उसको याद कैसे करोगे? उसको याद करोगे, लीना नाम की एक लड़की है, लीना, ठीक है। सो लीना कहती है रब से, तो लीना की रब से फरियाद, ठीक है, रब से फरियाद, लीना की रब से फरियाद। इस तरह से आप इसको याद कर सकते हो, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रांसियम। मजे की बात यह है कि जो ग्रुप नंबर 1 है उसका जो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखोगे, जनरलाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो वो होता है NS1, मतलब एस के अंदर आपका आखिरी इलेक्ट्रॉन भरा जाता है। समझ में आ गया? ये जनरलाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? एल्कली मेटल्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? दीज आर ऑल्सो कोल्ड एल्कली मेटल्स। इनको हम लोग एल्कली मेटल्स भी कहते हैं। कौन से? ग्रुप नंबर 1 की बात कर रहा हूं। अगर हम लोग ग्रुप नंबर 2 की बात करें तो उनका जनरलाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है NS2, तो इनका है NS1 ग्रुप नंबर 1 का, और इनका है NS2, ठीक है। तो मैं आपको मजे की बात बताता हूं, इनका क्योंकि NS1 है, ग्रुप नंबर 1 का NS1 है, तो यहां पर मात्र एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है। तो इनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +1 ही होती है, जबकि ग्रुप नंबर 2 की जो ऑक्सीडेशन स्टेट देखने को मिलेगी वो +2 देखने को मिलेगी। आया समझ में? +2 देखने को मिलेगी, तो ये आपको ध्यान रखना है। ग्रुप नंबर 2 के एलिमेंट्स को हम लोग एल्कलाइन अर्थ मेटल्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एल्कलाइन अर्थ मेटल्स भी इनको कहा जाता है। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, ठीक है। सो जनरलाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता दिया। कैसे? ग्रुप नंबर 2 के मेंबर्स कौन से हैं? बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बाप, राजी, बरीलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बैरियम एंड रेडियम। सो ये इनके एलिमेंट्स है ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2 के, जो आप लोगों को याद रखने हैं। इनका जनरलाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद रखना है। और उसके अलावा ग्रुप नंबर 1 को एल्कली मेटल कहते हैं, ग्रुप नंबर 2 को एल्कलाइन अर्थ मेटल कहते हैं। बाय द वे बरीलियम को इसमें काउंट नहीं करते एल्कलाइन अर्थ मेटल में, क्योंकि बरीलियम बहुत रेयर है, ठीक है। सो ये इनके बारे में नॉर्मल इंफॉर्मेशन हो गई। तो ग्रुप नंबर 1 वालों को क्या बोलते हैं? एल्कली मेटल्स। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जो ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड फॉर्म करते हैं वो एल्कलाइन नेचर के होते हैं, मतलब बेसिक नेचर के होते हैं। ग्रुप नंबर 2 वाले मेंबर्स को बोलते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। समझ में आ गया? ये भी बेसिक नेचर के ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड बनाते हैं और स्पेशली अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं। सबको समझ में आ गया? मोस्टली ये अर्थ के क्रस्ट में आप लोगों को मिलते हैं। अब जनरल प्रॉपर्टीज की तरफ मूव करते हैं। एल्कली मेटल और एल्कलाइन अर्थ मेटल की जनरल प्रॉपर्टी में सबसे पहले आता है एटॉमिक रेडियाई। तो देखो भैया, सिंपल सी बात है, एटॉमिक रेडियाई में तो कोई टेंशन ही नहीं है। ऊपर से नीचे जाओगे तो रेडियस इंक्रीज होता है, ऊपर से नीचे जाने पर एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज होता है। क्यों? क्योंकि शेल नंबर बढ़ता है ना मेरे प्यारे बच्चों, शेल नंबर इंक्रीज होता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? शेल बढ़ता है, या हम लोग कहें कि स्क्रीनिंग इफेक्ट इंक्रीज होता है। तो ये सारे ही केसेस में आप लोगों को क्या दिखेगा? ऊपर से नीचे जाने पर आपको एटम की साइज बढ़ती दिखेगी। सेम ग्रुप नंबर 1 में भी ऐसा होता है और ग्रुप नंबर 2 में भी ऐसा होता है, ठीक है। पर अगर हम लोग ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2 की कंपैरिजन करें, मतलब यहां पर ये कि लिथियम सबसे छोटा है, फिर सोडियम, फिर पोटेशियम, फिर रुबीडियम, ठीक है, फिर आएगा सीजियम का नंबर। फ्रांसियम तो रेडियो एक्टिव है तो उसको काउंट नहीं करते। अगर ग्रुप नंबर 2 में देखो तो बरीलियम सबसे छोटा है, फिर मैग्नीशियम, कैल्शियम एंड स्ट्रोंशियम। मजे की बात देखो कि यहां पर दाएं से बाएं जब आप जाते हो, लेफ्ट टू राइट, तब साइज घटने लगता है, साइज डिक्रीज होता है। क्यों? क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियस चार्ज इंक्रीज होने लगता है, जिसकी वजह से साइज घटने लगती है। तो यहां पर अगर मैं पूछूं कि इन सभी में सबसे छोटा कौन है, वही जितने भी हैं, लिथियम, बरीलियम, सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, कैल्शियम, रुबीडियम, सीजियम, सबसे छोटा कौन है? तो सबसे छोटा है यहां पर बरीलियम। अगर मैं एस ब्लॉक में सबसे छोटे एलिमेंट की बात करूं तो वो सबसे छोटा एलिमेंट है बरीलियम, क्योंकि लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज घटता है। सभी की कंपैरिजन करूं तो समझ में आ गया? एल्कली मेटल और एल्कलाइन अर्थ मेटल में एस ब्लॉक में सबसे छोटा बरीलियम है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस। अब हम आगे चलते हैं, आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात करते हैं। मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बताता हूं, चाहे आयनाइजेशन एंथैल्पी हो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, सभी के सभी साइज के एंटी प्रोपोर्शनल होते हैं। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी इज एंटी प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज और एटॉमिक रेडियाई। अगर एटॉमिक रेडियाई बढ़ा तो आयनाइजेशन एंथैल्पी घटने लगती है। इस हिसाब से अगर मैं कहूं कि बताओ ग्रुप नंबर 1 में सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एंथैल्पी किसकी होती है? सबसे ज्यादा लिथियम की। और नीचे जाने पर आयनाइजेशन एंथैल्पी घटती है, सबसे कम किसकी होती है? सीजियम की। अब आप लोग कहोगे सर आपने सीजियम का नाम क्यों लिया, फ्रांसियम का क्यों नहीं लिया? तो फ्रांसियम का इसलिए नहीं लिया क्योंकि फ्रांसियम जो है बेसिकली रेडियो एक्टिव होता है, तो हम उसको काउंट नहीं करते। समझ में आया? तो सीजियम की यहां पर आपको सबसे कम आयनाइजेशन एंथैल्पी दिखेगी। बाय द वे आयनाइजेशन एंथैल्पी होती क्या है? आपको क्या लेना होता है? एक गैसियस एटम लेना होता है और उसे गैसियस कैटायन में कन्वर्ट करना होता है,
ठीक है। सो गैसेस कैटायन में कन्वर्ट करना होता है और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिलीज हो जाता है, तो इसी को बोलते हैं हम लोग आयनाइज करना। तो यहाँ पर जो एनर्जी एसोसिएटेड है उसे आयनाइजेशन एंथैल्पी कहते हैं। ऊपर से नीचे जाने पर आयनाइजेशन एंथैल्पी घटती है, तो सबसे कम यहाँ पर सीजियम की है। अगर मैं पूरे एस ब्लॉक में पूछूं तो सबसे कम आयनाइजेशन पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे कम किसी है। अगर मैं तुमसे पूछूं कि पूरी की पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे कम लीस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी किसकी है, लीस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, तो वो कौन है, तो वो है बेटा सीजियम। कौन है, सीजियम। आप लोग ये याद रखिएगा कि सीजियम की आयनाइजेशन एंथैल्पी सबसे कम होती है पूरी की पूरी पीरियोडिक टेबल के अंदर। फ्रांसियम नहीं है क्योंकि वो रेडियो एक्टिव, उस पर स्टडी नहीं हुई है। अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पर हाइड्रेशन एंथैल्पी की। हाइड्रेशन का मतलब क्या होता है, देखो हाइड्रेशन का मतलब होता है कि अगर आपने किसी मेटल को पानी में डाल दिया, ठीक है, तो क्या होगा बेसिकली, वाटर के मॉलिक्यूल उसको घेरने की कोशिश करेंगे, वो आयन में कन्वर्ट होगा और वाटर के मॉलिक्यूल उसको घेरने की कोशिश करेंगे। यही वाटर के मॉलिक्यूल जो अट्रैक्शन शो कर रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या होगा, एनर्जी रिलीज होती है। आप लोग याद रखिएगा जब भी दो चीजें पास आती है तो एनर्जी रिलीज होती है। तो यहाँ पर मेटल के आयन, जब भी आपको मेटल का आयन पानी में दिखेगा तो क्या होगा कि मेटल के ऊपर, जैसे सपोज करो कि आप लिथियम को ले लियो आप, ठीक है, लिथियम का आयन क्या होता है, Li+, ठीक है। तो इन दैट केस क्या होगा, वाटर का जो नेगेटिव पार्ट है, ऑक्सीजन वाला पार्ट, उसको घेरना शुरू कर देगा और इसी अट्रैक्शन की वजह से जो एनर्जी रिलीज होती है उसको हम लोग हाइड्रेशन एंथैल्पी कहते हैं। पानी एक्चुअली घेरना शुरू कर देता है, तो यहां से जो एनर्जी रिलीज होती है उसको हाइड्रेशन एंथैल्पी कहते हैं। सबको समझ में आया। अब सवाल ये कि हाइड्रेशन एंथैल्पी वेरी कैसे करती है, तो पूरे के पूरे ग्रुप में जिसकी साइज सबसे छोटी होती है उसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी उतनी ज्यादा होती है। तो हाइड्रेशन एंथैल्पी इज एंटी प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ आयन। लिख लो, काम आएगा, साइज ऑफ आयन। आयन की साइज जितनी छोटी होगी हाइड्रेशन एंथैल्पी उतनी ज्यादा होगी। आप खुद ही सोचो ना कि मान लो किसी इलाके में मान लो ये तुम्हारा इलाका, तुम गुंडे हो, तुम्हारा इलाका है, और तुम्हारे इलाके में मान लो एक बार तो आ गया, एक बार तो कौन आ गया, एक बार तो आपका आ गया, ये जरा चेक करो, ये देखो, एक बार तो आपके इस इलाके के अंदर कौन आ गया, छोटा मोटा राजपाल यादव जी आ गए, मान लेते हैं अपन राजपाल यादव। देखा तुमने भूल भुलैया मूवी, तो राजपाल यादव जी आ गए। और दूसरा यहाँ पर खली आ गया, कौन आ गया, खली। तो मेरे को बताओ कि तुम्हारे इलाके में अगर एक राजपाल यादव आ गया, तुमसे टक्कर लग रहा, होए, एक बोले खली आ गया, होए, तो तुम किसको घेरोगे सबसे पहले, सबसे ज्यादा कौन किसको घेरेगा, तो तुम्हारे गुंडे या तुम सबसे ज्यादा घेरोगे राजपाल यादव को, क्योंकि राजपाल यादव की साइज छोटी सी है, उसको तुम हरा दोगे। आ रहा है समझ में। तो जिसकी साइज छोटी होती है ना, वाटर के मॉलिक्यूल, पानी के अंदर पानी का दबदबा होता है, वाटर के मॉलिक्यूल का दबदबा होता है, तो वो क्या करता है, वो अपना इलाका समझ के सबसे छोटे वाले को घेरने की कोशिश करता है। तो यहाँ पर लिथियम को घेरना बहुत आसान है, समझ में आ गया, क्योंकि उसकी साइज बहुत छोटी होती है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर Li+ की साइज क्योंकि छोटी होती है, इसका हाइड्रेशन एंथैल्पी सबसे ज्यादा होता है। और ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है, हाइड्रेशन एंथैल्पी घटने लगती है। सबसे मिनिमम हाइड्रेशन एंथैल्पी फ्रांसियम की होती है। वैसे तो इसको छोड़ ही दो क्योंकि फ्रांसियम रेडियो एक्टिव है, तो आप नाम किसका लिखोगे, सीजियम की। सीजियम प्लस की हाइड्रेशन एंथैल्पी सबसे कम होती है क्योंकि उसकी साइज बहुत ज्यादा बड़ी होती है। समझ में आ गया, ये रीजन है। अब अपन बात करते हैं फ्लेम कलर्स की। ये भैया बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब इतना इंपॉर्टेंट है कि क्या बताऊं। फ्लेम मतलब आप जब इसको जलाओगे, किसी मेटल को, किसी भी एल्कली मेटल को जलाते हो तो वो अलग अलग कलर की फ्लेम देता है। और ये फ्लेम के ऊपर क्वेश्चन ना जाने कितनी बार पूछा जाता है, पूछो ही मत, मतलब कितनी बार, कोई हिसाब किताब ही नहीं है। तो इस हिसाब से आपको फ्लेम्स याद करनी है। सबसे पहले तो अपन बात करते हैं लिथियम की। लिथियम को जब आप जलाते हो तो उसकी फ्लेम होती है क्रिम्सन रेड कलर की, एकदम रेड, खूनी, समझते हो, प्यार वाला रंग। दिल आपका, हार्ट कैसा होता है, हार्ट एकदम लाल रंग का होता है ना, तो एकदम क्रिम्सन रेड कलर का लिथियम। देखो आप याद करने का तरीका क्या है, लिथियम किससे शुरू होता है, एल से। तो आप इसको याद करते हो, लिथियम का जो कलर होता है वो लाल होता है। देखो याद हो गया, बल्ले बल्ले। देखो ट्रिक बताता हूँ, लिथियम की फ्लेम कलर लाल होती है, एल से एल मैच कर गया, समझ रहे हो। तो बेसिकली क्या हो गया, एल से एल यानी राशि मैच कर गई, तो लिथियम का कलर लाल। सोडियम का कलर पर आते हैं। सोडियम का जो कलर है ना, गोल्डन येलो कलर होता है। सोडियम का कलर है ना, गोल्डन येलो कलर होता है। अब आप कहोगे सर सोडियम किससे शुरू होता है, Na से। Na मतलब नियॉन, ठीक है, नियॉन ऑलमोस्ट येलो के आसपास ही होता है, तो Na नियॉन येलो कलर की होती है। पोटेशियम की बात करो, पोटेशियम का वॉयलेट होता है कलर। अब हर जगह तुम लोग ट्रिक पूछोगे तो मेरे पास है नहीं। पोटेशियम को जलाओगे तो पेल वॉयलेट कलर आएगा, जबकि रुबीडियम को जलाओगे तो आपके पास बिल्कुल पर्पल कलर आएगा। और सीजियम की बात करें तो यहाँ पर वॉयलेट कलर दिखेगा आप लोगों को, स्काई ब्लू कलर दिखेगा आपका। सीजियम का स्काई ब्लू, सीजियम तो मैच हो गया, सीजियम स्काई ब्लू, समझ में आया। रुबीडियम का पर्पल, तो याद करने पड़ेगा, कोई चारा नहीं। बट हाँ, लिथियम आपको बताना है, लिथियम का लाल होता है, क्रिम्सन रेड। नियॉन सोडियम का होता है मतलब गोल्डन येलो कलर का। पोटेशियम का पेल वॉयलेट होता है, फिर पर्पल होता है, फिर वॉयलेट की तरफ चला जाता है। तो लाल से ये बैंगनी की तरफ जा रहा है, लाल से बैंगनी। टमाटर से कैसा हो रहा है, ये टमाटर से बैंगन की तरफ कलर जा रहा है इसका। टमाटर क्या होता है, टमाटर लाल होते हैं ना, तो ये टमाटर से बैंगन की तरफ जा रहा है, टमाटर से बैंगन की तरफ जा रहा है, बैंगन कलर इसका, टमाटर से बैंगन की तरफ इसका कलर जा रहा है। समझ में आ गया। टमाटर से पहले नींबू कलर हुआ, नींबू से बैंगन कलर की तरफ जा रहा। तो दिस इज हाउ यू कैन रिमेंबर इट। जब मैं छोटा बच्चा था तो मैं ऐसे याद करता था, अब तो मैं बड़ा हो गया, अभी मैं ऐसे याद करता हूं। तो फाइनली लिथियम का रेड होता है, सोडियम का पेल येलो बोलता है, गोल्डन येलो होता है,
ठीक है, फिर उसके बाद वॉयलेट, फिर पर्पल, फिर स्काई ब्लू कलर होता है लास्ट सीजियम का स्काई ब्लू, सीजियम देखो, सीजियम स्काई वॉयलेट सा कलर होता है उसका। ठीक है, ये तो हमारे एल्कली मेटल्स की बात हो गई। ठीक है, अब एल्कलाइन अर्थ मेटल की आगे बात करेंगे। अब हम इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज को चेक करते हैं, ग्रुप नंबर 1 की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है। तो देखो, सबसे पहले तो सीन कुछ ऐसा है कि इनको अगर आप पानी में डाल दोगे ना भाई साहब, धमाका करते हैं ये लोग। मतलब पानी में डालने पर ये क्या करते हैं, ये उस मेटल का हाइड्रोक्साइड बनाएंगे प्लस हाइड्रोजन गैस, और प्लस यहां पर मैसिव अमाउंट में एनर्जी बाहर निकलती है। मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं, आपको अगर मान लो कि ना स्कूल से आप जा रहे हो तो स्कूल में आपको धमाका करना है, तो आप सोडियम ले लो थोड़ा सा। लिथियम में कम धमाका होगा, तो सोडियम थोड़ा और ज्यादा होगा, पोटेशियम में तो और ज्यादा होगा। तो अगर आप थोड़ा पोटेशियम लेके स्कूल की पानी की टंकी में डाल देना, उसके बाद जो धमाका होगा ना वो किसकी वजह से होता है, क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन प्रोड्यूस हो रही है और उसमें एनर्जी भी प्रोड्यूस हो रही है। ये दोनों फ्लेमेबल होती है, आग लग जाती है, समझ रहे हो। तो ये तरीका है कि आप अपने स्कूल को श्रद्धांजलि दे सकते हो। मत करना, ऐसा मत बोल देना, अरविंद सर ने बोला था हम श्रद्धांजलि दे रहे हैं। तो बेसिकली ऐसा है कि लिथियम को जैसे आप पानी में डालते हो ना, तो लिथियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस बनाता है, प्लस यहाँ से मैसिव अमाउंट में एनर्जी बाहर निकलती है, जो कि फ्लेमेबल गैस को एनर्जी देने का खतरनाक होता है। सोडियम के साथ भी ऐसा होता है, डाउन द ग्रुप रिएक्टिविटी बढ़ती है। आपको जानकारी के लिए बताता हूँ, सीजियम फ्रांसियम तो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, वो तो बहुत बड़ा धमाका करते हैं, जो कि अनबिलीवेबल है। तो पंगा लेने का नहीं सीजियम और फ्रांसियम से। फ्रांसियम तो वैसे भी रेडियो एक्टिव है, तो वो तो मिलेगा ही नहीं। सीजियम गलती से आपको मिल गया और पानी में डाल दिया, भैया सावधान रहना, बहुत एनर्जी बाहर निकलती है और फट पड़ेगा, बता रहा हूं मैं। ठीक है, तो पंगा नहीं लेना इनसे। ठीक है, उसके अलावा अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराओगे तो ये सीम्स टू बी इंटरेस्टिंग, बहुत इंटरेस्टिंग है। लिथियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके लिथियम ऑक्साइड बनाता है, तो लिथियम अकेला है जो कि ऑक्साइड बनाता है। नीचे जाओगे तो सोडियम रिएक्शन करके ऑक्सीजन के साथ सोडियम पेरोक्साइड बनाता है, Na2O2, तो सोडियम बनाता है पेरोक्साइड। और फिर और नीचे जाओगे तो पोटेशियम, रुबीडियम और सीजियम ये सुपर ऑक्साइड बनाते हैं, जैसे कि KO2, RbO2, ठीक है, CSO2। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। तो ये आपके पास सुपर ऑक्साइड बनाते हैं। तो उसका रीजन क्या है मैं आपको बताता हूं। ऑक्साइड का आयन छोटा होता है, ठीक है, पेरोक्साइड का आयन थोड़ा और बड़ा होता है, सुपर ऑक्साइड का आयन थोड़ा और बड़ा होता है। समझ में आ गया, ये साइज का फर्क होता है। पेरोक्साइड सबसे छोटा होता है, फिर ऑक्साइड सबसे छोटा होता है, फिर पेरोक्साइड और फिर सुपर ऑक्साइड। तो ये सुपर ऑक्साइड है। तो जिसकी बीवी मोटी उसका पति भी मोटा ही होना चाहिए, नहीं तो संभलेगा कैसे मामला। पता लगा शादी के बाद अगले दिन ही राम राम प्रभु की शाम। तो मतलब क्या है कि यहाँ पर लिथियम की साइज छोटी है, तो उसको लिथियम छोटा है तो उसको पत्नी भी छोटी चाहिए, समझ रहे हो। तो लिथियम को ऑक्साइड दिया जाता है, मतलब वो बनाता ही ऑक्साइड है, क्योंकि वो छोटी छोटी बंदी को संभाल पाएगा। तो लिथियम छोटी बंदी को संभाल पाता है, सोडियम थोड़ी और बड़ी बंदी को संभाल पाता है, बट पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम की साइज बहुत बड़ी होती है, तो वो बहुत बड़ी बंदी को भी संभाल लेते हैं। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम इसलिए सुपर ऑक्साइड बनाते हैं। अगर सोडियम बात करें तो पेरोक्साइड बनाता है, और लिथियम एक्चुअली ऑक्साइड बनाता है। फॉर्मूला याद रखना, ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है Li2O, पेरोक्साइड का Na2O2, और यहाँ पर होता है KO2। फॉर्मूला क्लियर होने चाहिए, क्योंकि ऑक्साइड पे माइनस का 2 होता है, पेरोक्साइड पे माइनस का 1 चार्ज होता है, और सुपर ऑक्साइड के माइनस का हाफ होता है ऑक्सीजन के ऊपर। याद रखने की जरूरत है, तब बनेगा काम। अच्छा, हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कराओ, जैसे मेटल का हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कराओगे तो मेटल हाइड्राइड बनाएंगे। देखो मेटल आपको पता है कि जो ग्रुप नंबर 1 है उनके ऊपर चार्ज होता है प्लस का 1, और हाइड्रोजन के चार्ज होता है हाइड्राइड की फॉर्म में माइनस का 1, तो ये मेटल हाइड्राइड इस टाइप का कंपाउंड बनाएंगे। यहाँ मजे की बात ये है कि लिथियम जो है ना साइज छोटा है इसका, लिथियम अकेला है जो यहाँ पर 1073 केल्विन पे रिएक्ट करता है। मतलब अगर आपने लिथियम की हाइड्रोजन से रिएक्शन कराई, ऐसे नहीं कि कोई भी टेम्परेचर पे रिएक्ट कर लेगा, तो यहाँ पर 1073 केल्विन पे रिएक्ट करके लिथियम हाइड्राइड बनाता है। बाकी अगर कोई ले लोगे, सोडियम ले लो, पोटेशियम ले लो, रुबीडियम ले लो, सीजियम ले लो, वो बाकी सारे के सारे 673 पे रिएक्ट कर लेते हैं। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग चीज है जो आपको ध्यान रखनी है कि लिथियम यहाँ पर बिरला है। लिथियम क्या करता है, लिथियम एक्चुअली 1073 केल्विन इसी टेम्परेचर पे रिएक्ट करता है हाइड्रोजन से, वरना रिएक्ट नहीं करेगा। जबकि बाकी एल्कली मेटल क्या करते हैं, 673 यानी कि लोअर टेम्परेचर पे ही वो हाइड्रोजन से रिएक्ट कर लेते हैं। ये आप लोग ध्यान रखना, डाउन द ग्रुप रिएक्टिविटी इंक्रीज होती है, ये आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है। अब आते हैं हेलोजन के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएंगे, क्योंकि मेटल इन एल्कली मेटल के ऊपर क्या है, +1 चार्ज होता है, और हेलोजन के ऊपर -1 चार्ज होता है, तो MX टाइप के कंपाउंड बनाएंगे। बड़ा सिंपल है। अगर रिएक्टिविटी की बात करो तो लिथियम की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होती है, वो बहुत आसानी से रिएक्ट कर लेता है, ठीक है, और हेलोजन के साथ तो मेटल ये बना लेता है, मेटल हैलाइड बना लेता है। फिर सोडियम की बारी आती है, फिर पोटेशियम की, फिर रुबीडियम और फिर सीजियम की बारी आती है। अगर हेलोजन की रिएक्टिविटी की बात करें तो फ्लोरीन बहुत फास्ट रिएक्ट करता है, फिर क्लोरीन आता है, फिर ब्रोमीन आता है, फिर आयोडीन आता है। सो इस तरह से रिएक्टिविटी का ऑर्डर चलता है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि अगर ये जितने भी एल्कली मेटल्स हैं उनका अमोनिया के साथ रिएक्शन कराएं तो क्या होगा। ये क्या करते हैं, ये मेटल अमोनिया के साथ, अब आप ये मत सोचना कि हमें ये खतरनाक सी रिएक्शन याद करनी है, जरूरी नहीं है। आप ये याद रखना बस, ये अमोनिया के साथ रिएक्ट करके अमोनियकल मेटल ये टाइप का एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाता है। समझ में आ गया, ये मेटल और अमोनिया के साथ एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाता है, जिसका हमें टेंशन नहीं लेना। साथ में इंटरेस्टिंग चीज ये है कि अमोनियकल इलेक्ट्रॉन ये रिलीज करता है। अमोनियकल इलेक्ट्रॉन रिलीज करने की वजह से जितने भी मेटल है वो अमोनिया के साथ रिएक्ट करने के बाद डीप ब्लू कलर का
याद रखना, डीप ब्लू कलर का यहां पर सॉल्यूशन देते हैं। मैं जो इंपॉर्टेंट चीज कहने की कोशिश कर रहा हूं वो स्पेशली एल्कली मेटल के साथ ही होता है। अगर आपने एल्कली मेटल को अमोनिया के साथ रिएक्ट करवा दिया तो डीप ब्लू कलर का यहां पर एक सॉल्यूशन मिलेगा। समझ में आता है? और डीप ब्लू कलर का जो सॉल्यूशन मिला है यहाँ पे वो अमोनियकल इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है। ये जो इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे हैं ना यहाँ पर ये वाले, ये अमोनियकल इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है ना। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब बात करते हैं आगे की तरफ और मूव करते हैं। ये लड़का भी बड़ा ही खुश है एस ब्लॉक पढ़ के। देखो हमारे वेस्ट इंडीज से भी सारे दर्शक दीर्घा है हमारी। अब हम बात करेंगे कि यहाँ पर जो लिथियम है वो स्पेशल क्यों है, लिथियम की स्पेशलिटी क्यों है। मैंने थोड़ी देर पहले आपको लिथियम के बारे में कुछ स्पेशल चीज बताई थी, बट अपने को ये जानना है कि लिथियम इतना स्पेशल क्यों है, क्या खास है लिथियम में, क्यों इतना शान पट्टी करता है लिथियम। तो देखो लिथियम है ना, उसकी स्पेशलिटी रीजन क्या है। सबसे पहले तो रीजन है कि भैया उसका साइज बहुत छोटा होता है। लिथियम पूरे ग्रुप में, ग्रुप नंबर 1 की बात करें, ग्रुप नंबर 1 में सबसे छोटे साइज का होता है। और क्योंकि इसका साइज सबसे छोटा होता है तो इसकी पोलराइजिंग पावर फजान रूल के हिसाब से सबसे ज्यादा होती है, हाईएस्ट पोलराइजिंग पावर होती है अपने ग्रुप में। समझ में आया? और हाईएस्ट पोलराइजिंग पावर है, साथ ही साथ इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी भी हाई होती है और इलेक्ट्रो पॉजिटिव करैक्टर इसका बहुत ही लो होता है। तो हर चीज मायने रखती है, इसकी स्मॉल साइज, इसकी पोलराइजिंग पावर, इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी भी इसकी कम होती है। फजान रूल के हिसाब से कोवलेंट करैक्टर वाले कंपाउंड बनाता है, ये स्पेशलिटी है इसकी। समझ में आया? अब अपन यहां पर बात करते हैं कि क्या लिथियम बाकियों से अलग क्यों है। लिथियम बाकियों से अलग क्यों है, लिथियम जो है वो स्पेशल करैक्टर रखता है, ये बाकियों से अलग क्यों है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ये क्वेश्चन हमारे सामने कि बाकियों से अलग क्यों है। ठीक है, तो उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। वाई दिस इज अलग फ्रॉम बाकी, क्या अंग्रेजी बोली है, मतलब वाह 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 वाह। तो हम चलते हैं, मैं आपको बताता हूं ये बाकियों से अलग क्यों है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं आगे। सबसे पहले तो हम बात करते हैं यहां पर स्पेशली, अगर बाकी मेटल्स को पानी के साथ रिएक्ट करवाओगे तो वो बनाते हैं मेटल हाइड्रोक्साइड। लिथियम भी यही करता है, लिथियम पानी के साथ रिएक्ट कराओगे तो वो भी लिथियम हाइड्रोक्साइड ही बनाता है। लेकिन बाकी मेटल के जो हाइड्रोक्साइड होते हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं। समझ में आया? बाकी मेटल के हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग होते हैं, लेकिन अगर आप देखोगे लिथियम वाला, लिथियम का हाइड्रोक्साइड वीक होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है, आपको ध्यान रखनी है। दूसरा, बाकी मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो पेरोक्साइड और सुपर ऑक्साइड बनाते हैं, अभी पढ़ के आओ। लेकिन लिथियम वाला जो ऑक्साइड होता है वो लिथियम मोनोऑक्साइड बनाता है, वो पेरोक्साइड या सुपर ऑक्साइड नहीं बनाता। समझ में आ गया? इसलिए लिथियम थोड़ा बिरला है, लिथियम थोड़ा अलग है। अच्छा, और क्या खास बात है? और खास बात यह है कि बाकी मेटल जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो मेटल हाइड्राइड बनाते हैं जो कि अनस्टेबल है, जो कि अनस्टेबल है। बट जब लिथियम की रिएक्शन आप हाइड्रोजन के साथ कराओगे तो वो एक स्टेबल हाइड्राइड बनाती है। नाउ दिस इज रियली वेरी इंटरेस्टिंग। लिथियम हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके एक स्टेबल हाइड्राइड बनाती है। लिथियम का हाइड्राइड बाकियों से ज्यादा स्टेबल होता है, ये आप लोग ध्यान रखना। लिथियम का हाइड्राइड बाकियों से ज्यादा स्टेबल होता है। अब हेलोजन की बात कर लेते हैं ना। इफ वी टॉक अबाउट हेलोजन, तो बाकी मेटल है जो हेलोजन के साथ रिएक्ट करके एमएक्स बनाते हैं, यानी कि मेटल हाइड्राइड बनाते हैं। लेकिन खास बात ये होती है कि वो मेटल हाइड्राइड इनसॉल्युबल होते हैं, मतलब घुलते नहीं है पानी के अंदर। लिथियम का जो हेलाइड होता है वो सॉल्युबल होता है। तो आप लोग याद रखोगे बाकी के हेलाइड घुलते नहीं है, लेकिन लिथियम का हेलाइड घुलता है। समझ में आ गया? घुल जाता है। ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। चलो अब हम लोग पढ़ेंगे डायगोनल रिलेशनशिप इन लिथियम एंड मैग्नीशियम। तिरछा संबंध बोलते हैं इनको। क्या बोलते हैं हिंदी में? इनको बोलते हैं तिरछा संबंध। ठीक है, सो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड डायगोनल रिलेशनशिप, तिरछा संबंध कहा जाता है इनको। तो चलो तिरछा संबंध किस किस में होता है, सबसे पहले तो आपको बता देता हूं। तिरछा संबंध यहां पर लिथियम और मैग्नीशियम में होगा, इसके अलावा बरीलियम और एल्यूमिनियम में भी देखने को मिलेगा। समझ में आ गया? ज्यादातर हम इनकी स्टडी करते हैं, बट बोरॉन और सिलिकॉन और कार्बन और पोटेशियम में भी होता है। इनमें आपस में संबंध है, तिरछा संबंध यानी कि डायगोनल रिलेशनशिप है। ठीक है, सो ये क्या है? ये तिरछा संबंध, ये डायगोनल रिलेशनशिप लिथियम और मैग्नीशियम की बहुत सारी प्रॉपर्टी मैच करती है। इनफैक्ट इनका जो एटॉमिक साइज होता है ना वो भी ऑलमोस्ट सिमिलर होता है। तो आपको बताता हूं। सबसे पहले तो अगर हम बात करें लिथियम और मैग्नीशियम की डायगोनल रिलेशनशिप की, कि इन दोनों में कैसा तिरछा संबंध है, नैतिक है या अनैतिक है, उसको हम लोग चेक करेंगे। तो लिथियम और मैग्नीशियम में एटॉमिक रेडियाई की बात करो तो लिथियम की एटॉमिक रेडियाई और मैग्नीशियम की एटॉमिक रेडियाई में ज्यादा फर्क नहीं है। 152 और 160 पिकोमीटर है। आपको 8 का नहीं है ये फर्क। समझ में आ गया? 8 पिकोमीटर का फर्क है मात्र। अगर आयनिक रेडियाई की बात करें तो वो भी ऑलमोस्ट सिमिलर है। लिथियम की आयनिक रेडियाई 76 होती है और मैग्नीशियम की 72, ये भी ऑलमोस्ट पास में है। पोलराइजिंग पावर की बात करो तो पोलराइजिंग पावर लिथियम की 1.7 है और मैग्नीशियम की 3.9 है। यहां पर ये मिसमैचिंग है, यहां पर मैच नहीं हो रहा है। बट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करो तो लिथियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1 होती है, जबकि मैग्नीशियम की इलेक्ट्रोनेगेटिव 1.2 होती है। ये सिमिलर है, ऑलमोस्ट पास में है। तो यहां पर एटॉमिक रेडियाई, आयनिक रेडियाई और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो 3 प्रॉपर्टीज हैं वो लिथियम और मैग्नीशियम में तिरछा संबंध दिखा रही है कि दोनों में बड़ा ही नैतिक तिरछा संबंध है, ये अनैतिक नहीं है। अब हम यहां पर कुछ एक सिमिलैरिटी को चेक करते हैं कि लिथियम और मैग्नीशियम में बेसिकली सिमिलैरिटी होती किस बात की है। तो मैं आपको वो समझाता हूं। देखो मजे की बात, अगर हम लोग यहां बात करें लिथियम के हाइड्रोक्साइड की तो वो वीक होता है। मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड भी क्या होता है? वीक होता है। लिथियम हार्ड होता है, मैग्नीशियम भी क्या होता है? हार्ड होता है। लिथियम डाइलिक्विसेंट होता है, मतलब जब लिथियम का जो क्लोराइड है बेसिकली वो पानी के मॉलिक्यूल को, 2 पानी के मॉलिक्यूल को अपने साथ रखता है, हाइड्रेटेड फॉर्म में होता है। मैग्नीशियम का भी अगर आप
क्लोराइड की बात करो, मैग्नीशियम क्लोराइड, तो वो भी हाइड्रेटेड फॉर्म में होता है, 8 मॉलिक्यूल को अपने साथ रखता है। मतलब ये दोनों डाई लिक्विसेंट है, मतलब पानी के मॉलिक्यूल को अपने साथ जोड़ के रखते हैं प्यार से, मोहब्बत से। लिथियम का कार्बोनेट आसानी से डीकंपोज हो जाता है, मतलब बहुत आसानी से टूट जाता है। इसी तरह से मैग्नीशियम का कार्बोनेट भी आसानी से टूट जाता है। समझ में आ गया? और इसी तरह से लिथियम का जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है, लिथियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनाता है। इसी तरह से मैग्नीशियम भी हाइड्रोजन कार्बोनेट बनाता है। सबको समझ में आ गया? सो दीज आर द सिमिलैरिटीज बिटवीन लिथियम एंड मैग्नीशियम जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अब हम बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप नंबर 2 की। ग्रुप नंबर 2 में क्या केमिकल प्रॉपर्टीज है, जरा देखो। ग्रुप नंबर 2 में अगर आप लोग मान लो बरीलियम को आपने हॉट पानी में डाला, तो बरीलियम जो है ना हॉट पानी में डालने के बाद रिएक्शन करता है। अगेन वो क्या करेगा, ये जैसे कि ग्रुप नंबर 1 वाले रिएक्ट करते हैं, तो ग्रुप नंबर 2 वाले भी वैसे ही रिएक्ट करते हैं। ये भी क्या करते हैं, ये बरीलियम का हाइड्रोक्साइड बनाएंगे, हाइड्रोजन गैस बाहर निकालेंगे और मैसिव अमाउंट में एनर्जी बाहर निकालेंगे। लेकिन बरीलियम की खास बात ये होती है कि वो हॉट वाटर से रिएक्ट करता है। मैग्नीशियम जो है, सॉरी, हॉट स्टीम से, मैग्नीशियम भी हॉट स्टीम से रिएक्ट करता है। समझ में आ गया? लेकिन नीचे जाते जाते आप अगर बैरियम की बात करो तो ठंडे पानी से भी रिएक्ट कर लेता है। तो यहां पर बरीलियम और मैग्नीशियम को ज्यादा एनर्जी चाहिए रिएक्शन करने के लिए पानी के साथ, जबकि बैरियम के साथ ऐसा नहीं है, स्ट्रोंशियम के साथ भी ऐसा नहीं है, वो ठंडे पानी से रिएक्ट कर लेता है। कैल्शियम तो रूम टेम्परेचर में रिएक्शन कर लेता है। कैल्शियम को आपने रूम टेम्परेचर पे पानी में डाल दिया तो रिएक्ट करके वो तुरंत ही क्या बना लेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। देखा होगा यार आपने, कली पुराने जमाने में कली करते थे, अभी तो पता नहीं है, बट यहाँ बड़े आसानी से कैल्शियम पानी के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना लेता है। तो रिएक्शन ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ने लगती है। बरीलियम रेयर रिएक्ट करता है ठंडे पानी के साथ, गर्म करने की बात करेगा, ये खास बात होती है। अच्छा, इसके अलावा क्या होता है, ये जितने भी मेटल है हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेंगे और वो क्या बनाएंगे, वो मेटल का हाइड्राइड बना लेते हैं। सो दे कैन मेक मेटल हाइड्राइड। अब मेटल हाइड्राइड की फॉर्मूला क्या होगा, इस पे M+2 होता है और हाइड्राइड पे H- होता है। तो आप इन दोनों के कॉम्बिनेशन से क्या बनाओगे, आप सोच लो। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पर रिएक्शन विद हेलोजन, तो ये जो मेटल है वो जब भी हेलोजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो मेटल के हैलाइड्स बनाते हैं। लेकिन ये चीज जरा आप चेक करो, बरीलियम के साथ एप्लीकेबल नहीं है। आप यहां पर कैल्शियम की रिएक्शन कराओगे ना क्लोरीन के साथ, तो वो कैल्शियम क्लोराइड बना लेगा, नो प्रॉब्लम इन दैट। ये कैल्शियम क्लोराइड बना लेगा, नो प्रॉब्लम इन दैट। बट यहां पर बरीलियम के साथ ऐसा नहीं है, बरीलियम का क्लोराइड ऐसे नहीं बनता। बरीलियम का क्लोराइड अगर आपको बनाना, ये एक्सेप्शन है। नाउ दिस इज एक्सेप्शन, दिस इज एक्सेप्शन। यहां पर पहले आपको बरीलियम का ऑक्साइड लेना पड़ता है, उसको कार्बन और क्लोरीन से रिएक्शन करवानी पड़ती है, तब जाके कहीं बरीलियम का क्लोराइड और साथ में कार्बन मोनोऑक्साइड बाहर निकलता है। तो बेसिकली कार्बन क्या कर रहा है, यहां से ऑक्सीजन को बाहर निकालने का काम करता है, ताकि बरीलियम जो है फ्रीली रिएक्ट करके क्लोरीन के साथ रिएक्शन करके बॉन्ड बना सके। तो यहां पर कार्बन पंडित जी के जैसे काम करता है, पंडित जी के जैसे, जो ब्याह करवा रहा है किसका, बरीलियम का क्लोरीन के साथ। ठीक है, तो कार्बन इज लाइक अ पंडित जी। तो अब हम बनाते हैं कि बरीलियम की क्या खास बात है, मतलब बरीलियम अनोमलस बिहेवियर क्या होता है बरीलियम का, तो उसको अपन चेक करते हैं। ठीक है, तो बरीलियम के अनोमलस बिहेवियर में सबसे पहले तो बात यह है कि बरीलियम एक स्पेशल मेटल है पूरे ग्रुप नंबर 2 में। ऐसा क्यों? क्योंकि इसकी साइज बहुत छोटी होती है, इसकी एटॉमिक साइज भी छोटी है, इसकी आयनिक साइज भी छोटी है, और इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो हायर है पूरे ग्रुप में, इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी भी हायर होती है पूरे ग्रुप में। तो ये इसको स्पेशल बनाता है। ठीक है, अब स्पेशलिटी को जरा चेक कर लेते हैं। स्पेशलिटी की बात यह है कि जो बरीलियम है वो एक हार्ड मेटल है, बरीलियम इज अ हार्ड मेटल। बट अगर अलग बाकी दूसरों की बात करेंगे तो वो सॉफ्ट मेटल होते हैं। बरीलियम एक हार्ड मेटल होता है, जबकि मैग्नीशियम, कैल्शियम ये सॉफ्ट मेटल होते हैं। इसी तरह से बरीलियम जो है ना लीस्ट मेटालिक है इन सब में, क्योंकि यहां पर फजान रूल के हिसाब से, अगर आप फजान रूल लगाओगे, सबसे छोटा साइज है, सबसे छोटा साइज है, तो इसमें मेटालिक प्रॉपर्टी सबसे कम होती है, क्योंकि यहां पर एक कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा शो करता है, ये कोवेलेंट कंपाउंड बनाता है फजान रूल के हिसाब से। फजान रूल लगा लेना। इसके अलावा अगर बात करें मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और आयनाइजेशन एंथैल्पी की, भाई साहब इसकी हाईएस्ट होती है। पूरे एल्कली मेटल की बात करें तो इसकी मेल्टिंग पॉइंट, इसकी बॉइलिंग पॉइंट, इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी सभी से हाईएस्ट होती है। ग्रुप नंबर 2 की बात कर रहा हूं मैं, यहां पर कंपैरिजन यहां ग्रुप नंबर 2 में हो रहा है, गलती से सबका मत समझ लेना। इसी तरह से यहां पर बरीलियम का जो ऑक्साइड है और बरीलियम का जो हाइड्रोक्साइड है वो बेसिकली एम्फोटेरिक नेचर का होता है, मतलब बाकी का बेसिक होता है, ये एम्फोटेरिक होता है, एसिड और बेस दोनों से रिएक्ट कर लेगा। बाकियों के कैसे होते हैं, बेसिक, इसका एम्फोटेरिक नेचर का होता है, एसिड और बेस दोनों से रिएक्ट कर लेता है, इसकी खास बात है। चलो तो अब एक काम करते हैं, हम लोग तिरछा संबंध पढ़ते हैं बरीलियम और एल्यूमिनियम का। तो देयर इज अ डायगोनल रिलेशनशिप बिटवीन बरीलियम एंड एल्यूमिनियम। मैंने पहले ही कहा था कि बरीलियम का संबंध है, नैतिक है क्या अनैतिक है वो तो अपन आगे पता करेंगे, लेकिन बरीलियम का संबंध है किसके साथ, एल्यूमिनियम के साथ। तो जरा चेक करते हैं। देखो बरीलियम और एल्यूमिनियम आपस में सिमिलैरिटी रखते हैं। सबसे पहले तो कोवेलेंसी को लेके, ये दोनों के दोनों क्या करते हैं, ये यहां पर ये कोवेलेंट कंपाउंड बनाते हैं। आप लोग ध्यान रखना, क्योंकि इसकी साइज छोटी होती है, इसकी भी छोटी होती है, तो ये कोवेलेंट कंपाउंड बनाते हैं। दूसरा, अगर हम बात करें रिएक्शन विद एसिड, तो खास बात ये होती है कि डज नॉट शो रिएक्शन विद एसिड। ज्यादातर बरीलियम और एल्यूमिनियम के ऊपर है ना ऑक्सीजन की लेयर होती है, एसिड के साथ वो जनरली रिएक्ट नहीं करते। समझ में आ गया? एल्यूमिनियम और बरीलियम जनरली रिएक्ट नहीं करते एसिड के साथ। अगर हम लोग हाइड्रोक्साइड की बात करो, हाइड्रोक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कली, अगर उसकी बात करें तो बरीलियम क्या करता है, अगर आप उसको मैसिव एक्सेस एल्कली सॉल्यूशन में डाल दो तो वो एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना लेता है। जहां पर 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप थे वहां 4 हो गए। ऐसे एल्यूमिनियम भी क्या करता है, जहां पर 3 थे वहां पर एक और एक्सेप्ट करके वो 4, एक मतलब यहां पर 2 OH ग्रुप एक्स्ट्रा जोड़ लेता है।
समझ में आ गया? अपनी भूख को मिटाने के लिए ये भी क्या करता है, एक OH ग्रुप एक्स्ट्रा जोड़ लेता है अपनी भूख को मिटाने के लिए। अगर हम लोग यहां पर बात करें यहां पर हाइड्रोलिसिस ऑफ कार्बाइड, तो बरीलियम का जो कार्बाइड होता है वो बरीलियम का हाइड्रोक्साइड बना के देगा और साथ में मीथेन गैस को बाहर निकालेगा। इसी तरह से एल्यूमिनियम का कार्बाइड भी यही करता है, एल्यूमिनियम का हाइड्रोक्साइड को बाहर निकाल लेता है और साथ में मीथेन गैस बाहर निकालता है। ये इसकी स्पेशलिटी है। अब कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स की तरफ चलेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी चीज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। इसके लिए मैं आप लोगों को एक बार नेट की तरफ लेके चलता हूं। इंटरनेट पर जाओ और यहां पर सर्च करो, लिखो एल्कलाइन। देखो मजे की बात, एल्कलाइन EARTH, अर्थ मेटल, ठीक है, फ्लेम, फ्लेम टेस्ट। तो ऐसा लिखने का, क्योंकि इस पे भी सवाल आते हैं। एल्कलाइन अर्थ मेटल की फ्लेम टेस्ट की इमेजेस जरा चेक करो आप लोग। तो मैं आप लोगों को यहां पर कुछ बताना चाहता हूं, कुछ दिखाना चाहता हूं, आप लोग ध्यान से देखना। ये नाउ दिस इज रियली वेरी इंटरेस्टिंग। तो यहां पर आप उल्लू के पट्टे हैं बहुत सारे बच्चे। मैं यहां पर कुछ स्पेशल चीज बता रहा था और बच्चे जो है भ से भग गए। अब यहां पर तो एक काम की चीज आप ही के लिए थी, लेकिन नहीं, बच्चों को कहां सुननी है, काम की चीज तो सुननी नहीं है। उनको लगा कि भाई यहाँ पर कोर्स की बात होगी, लेकिन कोर्स की बात नहीं है, यहाँ पर आप लोग कुछ बताने की कोशिश की जा रही है। तो आप लोग यहाँ पर जरा ध्यान से देखो, ये जो पिक्चर है मेरे पीछे चली गई है। मैं इस पिक्चर को थोड़ा सा मैं इधर करता हूँ ताकि आप लोगों को दिखाई दे। फुल स्क्रीन नहीं करनी मेरे को, फुल स्क्रीन हो गई तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये इसको हाफ स्क्रीन करके, भाई छोटा हो जा रहा है भाई, क्या मी तंग कर रहा है। चलो इसको छोटा कर लेते हैं, ये छोटा हो गया। उसके बाद इस फ्लेम टेस्ट को आप ध्यान से देखो, ठीक है। अब ये फ्लेम टेस्ट आपको मैं दिखा रहा हूँ, सब लोगों को दिख रहा है क्या फ्लेम टेस्ट? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर मत कहना बताया नहीं, फिर तुम कहोगे सर ने समझाया नहीं, सर ने बताया नहीं। तो देखो यहाँ पर हम लोगों ने फ्लेम टेस्ट की बात की थी, किसके लिए बात की थी फ्लेम टेस्ट की? हम लोग ग्रुप नंबर 1 के लिए बात की थी, ग्रुप नंबर 2 के लिए तो बात करी नहीं थी। तो अगर ग्रुप नंबर 2 के लिए बात करो तो जरा आप ध्यान से देखो, ग्रुप नंबर 2 की खास बात है। अब वो कलर दिख रहे होंगे, ठीक है। मेरा फेवरेट कलर कौन सा होता है ना, एप्पल। एप्पल, ग्रीन एप्पल देखा आपने कभी? बड़ा इंटरेस्टिंग होता है ग्रीन एप्पल, आई लव ग्रीन एप्पल कलर। तो अगर आप बात करो पोटेशियम की, ठीक है, तो यहां पर आपको कलर किस किस के दे रखे हैं, ग्रुप नंबर 2 पकड़ना आप। देखो बैरियम का कलर आपको दे रखा है, बैरियम का कलर बहुत पूछा जाता है, ये एप्पल ग्रीन कलर का होता है। और उसके अलावा देखो बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, तो स्ट्रोंशियम का देखो ब्रीक रेड कलर होता है, ब्रीक रेड कलर दिख रहा है, लिथियम के सिमिलर होता है उसका कलर। सोडियम छोड़ दो, कॉपर छोड़ दो, पोटेशियम आ जाओ, बेटा मांगे, पोटेशियम भी ग्रुप नंबर 1 में आता है। तो यहां पर आपको सिर्फ 2 ही कलर दिए हुए हैं, एक बैरियम का और एक स्ट्रोंशियम का। अब अगर तो बाकी जो है फ्रेम शायद शो नहीं करते। तो अपन एक और पिक्चर देख लेते हैं जरा, उससे ज्यादा समझ में आएगा। कैल्शियम का जो कलर है वो कुछ ऐसा होता है, आप लोग ध्यान से देखो। कैल्शियम को जलाओगे तो कुछ ऐसा दिखेगा, स्ट्रोंशियम को जलाओगे तो कुछ ऐसा दिखेगा, बैरियम जलाओगे तो कुछ ऐसा दिखेगा, मैग्नीशियम जलाओगे तो कुछ ऐसा दिखेगा। अगर अब मजे की बात बताता हूं आपको, मजे की बात ये यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर बरीलियम का कलर नहीं है बरीलियम का कलर नहीं बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बाप। और रेडियम का भी नहीं है। तो ऊपर वाला और नीचे वाला ये फ्लेम टेस्ट नहीं देते, स्पेशली बरीलियम बता देता हूं आपको, बरीलियम फ्लेम टेस्ट नहीं देता। आप लोग याद रखिएगा कि बरीलियम फ्लेम टेस्ट नहीं देता, प्लीज आप इसको नोट डाउन कर लेना। फ्लेम कलर बहुत स्पेसिफिक होते हैं और बरीलियम फ्लेम टेस्ट नहीं देता है, ये आप लोग याद रखिएगा, अपनी कॉपी के अंदर लिख लो कि बरीलियम विल नॉट गिव फ्लेम टेस्ट, बरीलियम फ्लेम टेस्ट नहीं देता। प्लीज आप इसको नोट डाउन कर लो, फिर मत कहना बताया नहीं। समझ में आ गया? बरीलियम फ्लेम टेस्ट नहीं देता, ये नोट डाउन करने वाली बात है। और दूसरी खास बात क्या है, कौन सी वाली बात है? ऐसे आपको जरा आप चेक होगे, मैग्नीशियम के साथ भी ऐसा ही है। मैग्नीशियम का जो कलर है ना वो आता नहीं है स्पेसिफिकली, तो यहां पर सारे कलर दिए हुए हैं, तो आप इसको गौर से देख लो। देखो लिथियम का स्कारलेट कलर रेड कलर होता है, सोडियम का येलो होता है, ये पोटेशियम का लीलेक कलर होता है, मतलब उसको हम लोग बेसिकली हम लोग उसको वॉयलेट कहते हैं। रुबीडियम का फिर वॉयलेट से थोड़ा सा आगे सीजियम का ब्लू होता है। ये कलर भी ढंग से नहीं दिए हुए। आप मैग्नीशियम और बरीलियम के केस में कलर नहीं देखोगे, लेकिन आप कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बैरियम के केस में, स्पेशली यहां पर बैरियम का पूछा जाता है, एप्पल ग्रीन कलर होता है, बहुत पूछा जाता है, मेरा फेवरेट कलर है बैरी पिया। याद हो गया, देखो कैसे। देखो आप लोगों को याद है देवदास मूवी है, देवदास, उसमें 2 गाने थे, बैरी पिया बड़ा बेदर्दी, और फिर दूसरा था वो मुझ पे किसने हरा रंग डाला। तो देखो आप इन दोनों को कंबाइन कर सकते हो, देवदास मूवी के 2 गाने, बैरी पिया, तो जैसे आपको बैरियम की याद आ जाएगी, बैरी पिया बैरियम, और मुझ पे ये किसने हरा रंग डाला, तो बैरियम जो हरा रंग, दोनों को छोड़ दो। वाह वाह वाह, अरविंद हरवाड़ा की जय हो। मैं जब छोटा बच्चा था तो मैं ऐसे याद करता था, ठीक है। माइंड मत करना कहीं सोचे कि बच्चों की जैसी बातें कर रहे हैं, इन चीजों को ऐसे ही याद किया जाता है, ठीक है। तो बैरियम का रंग हरा होता है, याद कर लेना, सवाल बहुत पूछा जाता है, फिर मत कहना बताया नहीं। स्ट्रोंशियम का कलर क्रिम्सन होता है जैसे कि लिथियम का होता है, और कैल्शियम का कलर ब्रीक रेड कलर का होता है। तो ये आप लोग याद रखिएगा, बहुत बार सवाल पूछे जाते हैं और इन पे सवाल आते हैं, फिर मत कहना बताया नहीं। हाँ बता दिया ना अब तो मैंने। तो चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स पढ़ते हैं। अभी ये खत्म हो गया, ठीक है। तो चलो अब हम लोग आगे चलते हैं, बैरी पिया हमारा खत्म हो गया। अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड। सबसे पहला कंपाउंड है सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है Na2CO3, ये तो आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है। लेकिन उसके साथ ना हाइड्रेटेड फॉर्म में 10 वाटर के मॉलिक्यूल भी होते हैं, तो आप ध्यान रखना है, इसका फॉर्मूला होता है 10H2O साथ में। इसको वॉशिंग सोडा भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है? वॉशिंग पाउडर, निर्मा वही वाला, ठीक है। अब चलते हैं इसकी प्रिपरेशन की बात करते हैं। सोल्वे प्रोसेस को बनाया जाता है, किसको बनाया जाता है? इसको सोल्वे प्रोसेस से बनाया जाता है।
इस प्रोसेस का नाम क्या है? सोल्वे प्रोसेस। इसमें आपको अमोनिया लेना पड़ता है। पहले आप अमोनिया को पानी में डाल दो, साथ में आप लोग CO2 भी इनलेट कराओगे, जिससे आपके पास क्या मिल जाएगा? अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मिल जाएगा। समझ में आया? सो दिस इज अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, मिल गया। उसके बाद आप क्या करो? अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, अब आपको क्या करना है? अब आप मेरी बात ध्यान से सुनना। अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो दिख रहा है आप लोगों को, उसको नमक के साथ यानी NaCl के साथ रिएक्शन करवाओ। अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को आप NaCl के साथ रिएक्शन कराओगे तो आपको क्या मिलेगा? यहां पर सोडियम बाइकार्बोनेट मिलेगा। नाउ दिस इज रियली वेरी इंटरेस्टिंग, सोडियम बाइकार्बोनेट मिलेगा। सबको समझ में आता है? दोबारा समझाता हूं। NaCl की रिएक्शन जब अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ में कराओगे तो यहां पर कुछ नहीं है, आपने क्या किया? आप खुद ही सोचो, अगर ये प्लस है तो ये माइनस है, इसी तरह से ये प्लस है और ये माइनस है। आपने सोडियम को रिप्लेस करा दिया, मतलब आयन एक्सचेंज किया और कुछ नहीं, सोडियम बाइकार्बोनेट बन गया। अब ये सोडियम बाइकार्बोनेट अमोनियम क्लोराइड बाहर निकल गया। अब इस सोडियम बाइकार्बोनेट को जब आप हीट करते हो तो वो सोडियम कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है? हीट करने के बाद फिर बाद में जब आप इस सोडियम कार्बोनेट को हाइड्रेट करते हो तो ये वॉशिंग सोडा बना लेता है। मैं दोबारा बताता हूं, ध्यान से सुनना। सोल्वे प्रोसेस के लिए आपको सबसे पहले अमोनिया लेना होता है, अमोनिया का पानी के साथ और CO2 के साथ रिएक्शन कराना होता है, तो वो अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनाता है। अब जब अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में से अमोनिया को निकाल दो कि सोडियम की तरफ लेके जाओ उसको, क्योंकि हमें क्या बनाना है? हमें तो सोडा बनाना है ना। तो आप नमक के साथ रिएक्शन कराओगे तो सोडियम बाइकार्बोनेट मिलेगा, सोडियम बाइकार्बोनेट को हीट करोगे तो सोडियम कार्बन मिलेगा, फिर उसको हाइड्रेट करने पर आपको वॉशिंग सोडा मिल जाएगा। इस पूरे प्रोसेस को सोल्वे प्रोसेस करते हैं। इसकी रीढ़ की हड्डी है अमोनिया गैस। अमोनिया गैस इज द रीढ़ का हड्डी, ठीक है? समझ में आ गया? चलिए, अभी काम किस आता है वो बोला था मैंने, वॉशिंग पाउडर निरमा। निरमा, ये देखो यहां पर कितनी अच्छी सी बच्ची है, वो कपड़े धो रही है, तो वही वाला है। देखो, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप, डिटर्जेंट, पेपर, बोरेक्स, कास्टिक सोडा, इनमें वाटर सॉफ्टनिंग में काम आता है, लॉन्ड्री में काम आता है, क्लीनिंग में काम आता है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काम आता है, पेंट में काम आता है, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स में भी काम आता है, बहुत सारे काम है। अब अपन बात करेंगे बेकिंग सोडा का। बेकिंग सोडा, सोडा अब इसमें कुछ नहीं है भाई, केक वेक बनाने का काम आता है, इडली, केक, पानी आ जाएगा मुंह में, हाय राम। बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है? एक्चुअली बेकिंग सोडा को हम लोग केक वगैरह प्लफी बनाने में, ये तो ब्रेड केक प्लफी बनाने में काम लेते हैं। और बेसिकली उसमें होता क्या है? उसमें सोडियम बाइकार्बोनेट, यही इसका फॉर्मूला है। सोडियम बाइकार्बोनेट को ही हम लोग बेकिंग सोडा कहते हैं, क्योंकि इसको जब आप हीट करते हो CO2 गैस बाहर निकलती है। समझ में आ गया? वही उसको प्लफी बनाती है। इसका निर्माण कैसे होता है? इसकी मैन्युफैक्चरिंग होती है, आप सोडियम कार्बोनेट लो, उसको पानी और CO2 के साथ रिएक्शन कराओ तो आप सोडियम बाइकार्बोनेट बना लोगे। नाउ दिस इज हाउ यू कैन मेक सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है? और बाद में यही डिकम्पोज होकर आपको सोडियम कार्बोनेट और CO2 गैस बना के देता है, और यही CO2 गैस की वजह से, इन्हीं के बबल की वजह से चीजें प्लफी हो जाती हैं। प्लफी समझते हो? सॉफ्ट एकदम, खाने में मजा आता है। अब आप ये सोचो भाई साहब, आप सोडियम बाइकार्बोनेट डाल रहे हो जो एक तरह से सोडा ही है। समझ में आया? चलिए, अब इसका काम क्या होता है? फायर एक्सटिंग्विशर की तरह काम करता है। आग लग जाए, आग, अंदर की आग की बात नहीं कर रहा हूं, बाहर की आग की बात कर रहा हूं, उसको बुझा देता है। हाँ, अंदर की आग की भी बुझाएगा भैया, सीधी सी बात है। अंदर मान लो पेट में आग लग गई तुम्हारे, पेट में आग लगने का मतलब क्या? भूख लग रही है ना? तो ये प्लफी से बढ़िया से पैनकेक खा लो। बेकिंग में काम आता है, मतलब हर तरह की आग मिटाता है ये। अंदर की पेट की आग भी मिटाएगा और बाहर की आग भी मिटाएगा। इसके अलावा माइल्ड एंटीसेप्टिक भी है, मतलब अगर मान लो कि कहीं आपको जलन हो रही है तो या आपने आपको काट लिया है, किसने, चींटी ने काट लिया, या फिर आपको वो कीट, वो क्या बोलते हैं उसको, मधुमक्खी ने काट लिया, तो इनके ना डंक में एसिड होता है। तो आप क्या करो, आप ना ये ले लो, ये जो है बेकिंग सोडा। अब घर पे सबके बेकिंग सोडा होता है, उसको मल लो ऐसे करके, तो ये क्या करेगा? आपके दर्द को कम कर देगा। समझ में आ रहा है? और इसके अलावा वाओ, देखो तुम्हारी मैडम भी यही कह रही है, वाओ इंटरेस्टिंग, मुझे तो पता ही नहीं था मधुमक्खी काट ले तो बेकिंग सोडा लगाना होता है, वाओ। चलो अब आगे चलते हैं, अब हम नमक की बात करते हैं, ठीक है? नमक कौन सा वाला? वही वाला नमक जो तुमने देश का खाया है। समझ में आ गया? देश का नमक, टाटा नमक, उसकी बात करते हैं। तो NaCl को नमक बोलते हैं, सबको पता है। अब आपको बता देता हूं कि 50 लाख टन नमक हर साल इंडिया सोलर इवेपोरेशन से प्रोड्यूस करता है। इसकी तो कोई कमी नहीं है, इंडिया में नमक की कोई कमी नहीं है, इसलिए नमक सस्ता है। अब क्या करें? आ गई? नेट नेट चल रहा है क्या? प्लीज मुझे बताइए एक बार। यहां नेट तो आ रहा है। हाँ, चल गया, मुझे लगता है चल गया, चल गया नेट हमारा, चल गया क्या? आप मुझे देख पा रहे हो, सुन पा रहे हो? प्लीज आप मुझे बताओ एक बार। ओके, तो आई थिंक अचानक से बच्चे 700 से 500 हो गए क्योंकि नेट चला गया था अचानक से। चलो वापस आ गया अभी नेट, आप लोग मुझे सुन पा रहे हो? आई थिंक वापस आ गया नेट, तो अपन इसको कंटिन्यू करते हैं। ज्यादा लेक्चर बचा नहीं है अभी, चैप्टर ज्यादा बचा नहीं है अभी। तो फाइनली क्या होता है, NaOH की प्रिपरेशन, Na2O2 की प्रिपरेशन और सोडियम कार्बन की प्रिपरेशन में भी आपको इसको यूज, NaCl को यूज होता है। अब हम बात करते हैं कास्टिक सोडा की। देखो, कास्टिक सोडा का फॉर्मूला होता है NaOH, जिसको सोडियम हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड इज ऑल्सो कॉल्ड कास्टिक सोडा।
इसको हम लोग कास्टिक सोडा भी कहते हैं, ये तो आपको पता है। अब इसको यूज क्या करते हैं कास्टिक सोडा, देखो सबसे पहले बनता कैसे, आप क्या करो, यहां पर एक प्रोसेस होता है कैसलर कॉलर सेल इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस होता है, जिसमें आप जो ब्राइन वाटर होता है, ठीक है, ब्राइन वाटर मतलब समंदर के पानी को जब आप इलेक्ट्रोलिसिस कराते हो, समंदर के पानी को जब आप इलेक्ट्रोलिसिस कराओगे तो एनोड पे आपको क्या मिलेगा, क्लोरीन गैस, ये तो आपको पता है, बहुत बार किया है हमने, ठीक है। सो क्लोराइड आयन बेसिकली एनोड की तरफ जाएंगे, ठीक है, क्लोराइड आयन बेसिकली एनोड की तरफ जाएंगे, और यहां पर क्लोरीन गैस आपको एनोड पे मिलेगी, कैथोड पे आपको सोडियम मिलेगा, ठीक है, सोडियम मर्क्यूरी का अमेल्गम, सोडियम का अमेल्गमेशन मिलेगा। आर गेटिंग माई पॉइंट? पर मेरी बात ध्यान से सुनना, यही सोडियम और मर्क्यूरी का जो अमेल्गमेशन है उसको पानी में डालते हो तो आपको NaOH मिलता है। मेरी बात ध्यान से सुनना, यहां पर एनोड पे आपको क्लोरीन गैस मिलती है, कैथोड पे आपको सोडियम मिलता है, लेकिन आपको सोडियम के साथ है ना मर्क्यूरी का अमेल्गमेशन मिलता है, मर्क्यूरी का अमेल्गमेशन, और उसी को जब आप पानी में डालते हो तो आपको NaOH मिलता है, साथ में हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है और मर्क्यूरी बाहर निकलता है, सॉल्यूशन में आपको NaOH मिलेगा। दिस इज द प्रिपरेशन मेथड, जिसको हम लोग, आप लोग इतना याद रखो, जो सवाल पूछा जाता है कि NaOH को प्रिपेयर करने का प्रोसेस नाम क्या है, उसको बोलते हैं कास्नर केल्नर प्रोसेस, ठीक है। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कास्नर केल्नर प्रोसेस, जिससे आप NaOH बनाते हो, तो सवाल एक्चुअली यहां से पूछा जाता है। अब मैं आपको बताता हूं NaOH यूज कहां होता है। एक तो प्यूरिफिकेशन ऑफ बॉक्साइट, बॉक्साइट को प्यूरिफाई करने में काम लिया जाता है, सोप बनाना हो, पेपर बनाना हो, आर्टिफिशियल सिल्क बनानी हो, बहुत सारे केमिकल्स बनाए जाते हैं इससे, पेट्रोलियम की रिफाइनिंग में भी काम आता है, और लेबोरेटरी में एज अ रीएजेंट भी यूज करते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम बात करेंगे कैल्शियम कार्बोनेट की। कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है CaCO3। सबसे पहले तो पढ़ते हैं बनाया कैसे जाता है, तो आप देखो सबसे पहले कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले लो, उसकी रिएक्शन आप CO2 के साथ कराओ, जैसे ही आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को CO2 के साथ रिएक्ट कराओगे तो कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा और पानी बनेगा, इस तरह से बनाते हैं। या फिर कैल्शियम क्लोराइड ले लो, उसकी रिएक्शन आप Na2CO3 से करवा दो, तो यहां से भी कैल्शियम कार्बोनेट आपको बाहर निकल जाएगा। बहुत सिंपल रिएक्शंस हैं, जिसको याद करना भी बेहद आसान है, आप लोग आसानी से याद भी कर सकते हो। तो अब प्रिपरेशन के बाद चलते हैं हीटिंग के बाद क्या होता है। अगर आप कैल्शियम कार्बोनेट को आप हीट कर दोगे ना, तो आपको कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 गैस बाहर निकलेगी। इसी तरह से अगर आप कैल्शियम कार्बोनेट को, इसकी प्रॉपर्टी ये होती है, आप मान लो आप इसको एसिड के साथ रिएक्शन करवाते हो, तो ये कैल्शियम क्लोराइड प्लस CO2 गैस और H2O, ये तो कॉमन है, CO2 प्लस H2O तो मोस्ट कॉमनली बाहर निकालेगा, आप किसी भी एसिड के साथ रिएक्ट करवा लो। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इसकी नेचर कैसी होती है, बेसिक नेचर का होता है, ठीक है, बेसिक नेचर का है, तो एसिड के साथ रिएक्ट करके वो क्या करेगा, सोल्ट बनाएगा प्लस वाटर बनाएगा प्लस CO2 गैस को बाहर निकालेगा। नाउ दिस इज रियली वेरी इंटरेस्टिंग कि CO2 गैस को बाहर निकालता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। यूजेस कहां कहां होते हैं, आप अगर क्विक लाइम बनाना चाहते हो, सीमेंट बनाना चाहते हो, मार्बल बनाना चाहते हो, या फिर यहां पर डिस्टेम्पर बनाना चाहते हो, सब चीजों में यूज होता है। फ्लक्स में भी यूज किया जाता है, यूज एज अ फ्लक्स, SiO2 को बाहर निकालो, सिलिका को बाहर निकालने के लिए कैल्शियम कार्बाइड का यूज होता है, जिससे आप यहां पर कैल्शियम सिलिकेट बना लेते हो, और यहां से आपका फ्लक्स के तौर पे काम करता है, ताकि इंप्योरिटी को दूर किया जा सके। अब फाइनली हम लोग बात करेंगे कैल्शियम ऑक्साइड की। कैल्शियम ऑक्साइड जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्विक लाइम भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्विक लाइम भी इसको कहा जाता है, ठीक है। अब कैल्शियम ऑक्साइड कैसे बनता है, सिंपल है, आप कैल्शियम कार्बोनेट को हीट कर दो, ये कैल्शियम ऑक्साइड दे देगा, ये तो अभी आप पढ़ के आए हो। अब ये कहां मिलता है, ये कमर्शियली CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट को रिवर्बोरेटरी फर्नेस में गर्म करने से मिलता है। सो ये सेटअप है पूरा रिवर्बोरेटरी सिस्टम का, ठीक है, जिसमें क्रश करके आप CaCO3 को डालते हो, यहां से आप इनपुट में फ्यूल से हीट देते हो, जिससे CO2 गैस बाहर निकल जाती है और लाइम आपको मिल जाता है, क्विक लाइम यानी CO आपको मिल जाता है। अच्छा, अब ये कहां पे काम आता है, ये क्विक लाइम भी आपको सीमेंट बनाने में, ठीक है, चीपेस्ट फॉर्म ऑफ एल्कली की चीपेस्ट फॉर्म बनाने में, इसके अलावा यहां पर सोडियम कार्बोनेट और कास्टिक सोडा को बनाने में, शुगर के प्यूरिफिकेशन में, और डाई स्टफ की मैन्युफैक्चरिंग में भी यूज होता है। तो ये उसके यूजेस है। एंडिंग पॉइंट पर पहुंच चुके हैं हम लोग, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की बात बोलते हैं, जिसको हम लोग स्लेक लाइम कहते हैं। अब आपको बताता हूं, कैल्शियम ऑक्साइड इज कॉल्ड क्विक लाइम, जबकि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज कॉल्ड स्लेक लाइम। तो आपको ध्यान रखना है कि ये कुछ ऐसा है। अब यहां पर स्लेक लाइम कैसे बनता है, क्विक लाइम को जैसे आप पानी में डाल दोगे तो स्लेक लाइम बना के दे देगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना के दे देगा। इज इट क्लियर? अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की खास बात ये होती है कि जब आप इसको CO2 से रिएक्ट कराओगे तो कैल्शियम कार्बोनेट बना के देता है, और साथ में यहां पर पानी बाहर निकलता है। नाउ दिस इज रियली वेरी इंटरेस्टिंग, ठीक है। अब यहां पर आते हैं, अगर आपने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का क्लोरीन से रिएक्शन करवाया, नाउ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब आप यहां पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का क्लोरीन से रिएक्शन करवाते हो तो आपको ये कैल्शियम हाइपोक्लोराइड बना के देता है, जो कि फर्दर ब्लीचिंग में काम आता है। कैल्शियम हाइपोक्लोराइड फर्दर ब्लीचिंग में काम आता है। ये ब्लीचिंग रिएजेंट है जो कहां से मिल रहा है आपको, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का क्लोरीन से रिएक्शन करवाने पे मिल रहा है। समझ में आ गया, जो ब्लीचिंग रिएजेंट है। तो ये याद रखना कि आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्लोरीन से रिएक्शन करवाने पर कैल्शियम हाइपोक्लोराइड बनता है, वही ब्लीचिंग रिएजेंट होता है। अब बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस देख लेते हैं, मैग्नीशियम और कैल्शियम की कहां काम आते हैं। तो देखो, मैग्नीशियम और कैल्शियम आपके शरीर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ में आ गया? क्लोरोफिल, जो कि जिसकी वजह से पत्ते हरे होते हैं, उसमें मैग्नीशियम ही होता है। जितने भी एंजाइम्स हैं जो कि ATP में यूटिलाइज होते हैं, वो जो कि फोस्फेट ट्रांसफर करते हैं, समझ में आ गया, उनमें भी मैग्नीशियम एज अ कोफैक्टर यूज होता है। अब आप देखो, ये सवाल बहुत पूछे जाते हैं, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम होता है, ATP में जो एंजाइम यूज होते हैं जो फोस्फेट ट्रांसफर करते हैं, उसमें भी मैग्नीशियम होता है। तो मैग्नीशियम बड़ी काम की चीज है। इसके अलावा अगर हम बात करें
कि मैक्सिमम परसेंटेज 90% ऑफ कैल्शियम इज प्रेजेंट इन बोन्स एंड टीथ। हमारे बोन्स और टीथ में कैल्शियम ही होता है 90%। ठीक है, कैल्शियम प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन न्यूरोमस्कुलर फंक्शंस। न्यूरोमस्कुलर ये बायोलॉजिकल टर्म्स हैं, आपको पता होगी। इंटर न्यूरोनल ट्रांसमिशन एंड ये ब्लड कोएगुलेशन, थक्का जमने में कैल्शियम का रोल होता है।